हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई को बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित गणित का क्वेश्चन बैंक प्रश्न। यह आज के वीडियो में 2011 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन हम लिए हैं। यही 100% क्वेश्चन बैंक से ही 100% सवाल आता है। ठीक है, तो यही आएगा और आप लोग जल्दी देख लीजिए, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी तरह वीडियो के लिए आपके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है? ये परिमेय पूछा गया है। देखिए, परिमेय क्या होता है? तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होगा अपरिमेय संख्या। तो √8 का वर्गमूल निकलता है तो नहीं निकलता, आप कहिएगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यह आंसर नहीं होगा। कह रहा परिमेय पूछा गया है, तो फिर एक बात सुनिए, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। देखिए, 16 का वर्गमूल निकलेगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। 27 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा। 12 का वर्गमूल निकलेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो परिमेय पूछा गया, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या था? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 21 है, तो 21 में एक और 7 से भी लगेगा और 21 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 4 गुणनखंड हो गया, लेकिन अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होता है। तो 21 क्या है? भाज्य संख्या है। 49 देखिए, 49 में भी 1 से लगेगा, 7 से भी लगेगा और 49 से भी लगेगा। तो यह भी क्या हो गया? यह भी भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। हमको पूछा गया अभाज्य। तो 11 में देखिए, 11 में या तो 1 से लगेगा या 11 से लगेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको पता लगेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सी होगा। 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि √3 है, √3 है 1। तो √3 है 1 क्या है? √3, तो √3 देखिए, जिसका वर्गमूल निकलेगा क्या होगा? परिमेय। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि cos 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस नहीं, सॉरी, कॉट है। क्या यहाँ पे कॉट है? कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है? टेन ए होता है। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बी नंबर होगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 का प्रश्न है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। मौसा मतलब एचसीएफ होता है। कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, उसका एचसीएफ निकालिए। तो 1 और 2, 2 लगातार संख्या 1 और 2 का एचसीएफ निकालिए। तो 1 से 2 में लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? 2 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका शेषफल 0 आ गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3, तो 2 और 2 से लगाएंगे 3 में, 2 और 3 का एचसीएफ लेंगे, एक बार में लगेगा, कितना हो जाएगा? 2। 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ 2 उतरेगा, 102 में लगेगा, कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? 0। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना है आपको, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 होता है। 5 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे होता है ये हम आपको बता दिए हैं। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है, देखिए जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता है वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 6 का प्रश्न है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है। तो देखिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है? √100x² + y², √100x² + y²। यह फार्मूला होता है। ठीक है, जो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। आप लोग 7.12 में पढ़े होइएगा। तो x का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और 9 4 कितना हो जाएगा रूट में? 9 4 हो जाएगा रूट में 13। ठीक है, तो मूल बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से है √13 हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रेखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितना होता है? 1 होता है। 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा। रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। ठीक है, जहाँ a = 0 नहीं होता, तो यह एक्स वाई चर कहते हैं। देखिए, इसका x का मैक्सिमम घात कितना है? 1 है, तो इसी को रेखिक समीकरण बोला जाता है। 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, फिर एक बार बोल देते हैं, इससे पहले भी बताएं। वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या का। जैसे कि 27, और अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होता है, यह भी आप लोग ध्यान रखिए। 27 है, 27 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा और 27 से भी लगेगा। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या है, न कि अभाज्य संख्या। 27 आंसर नहीं होगा। 35 चेक करते हैं, तो 35 में 1 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा और 35 से भी लगेगा। ठीक है, तो यह देखिए 2, इसका 4 गुणनखंड है। ठीक है, तो यह भी क्या है, भाज्य संख्या। यह भी क्या होगा, आंसर नहीं होगा। इसका भी आंसर ठीक है, न 27 होगा न 35 होगा। 13 देखिए, 13 या तो 1 से लगेगा या 13 से लगेगा, और कोई भी संख्या से नहीं लगेगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि एक्स अक्ष का समीकरण होता है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगर आपसे पूछते कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0, y अक्ष और x अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय पूछा गया है, तो हम क्या बोले, जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह होगा अपरिमेय संख्या। देखिए √17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखिए 100 का वर्गमूल निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा, √100, तो 10 होगा तो परिमेय संख्या होगा। √4 का भी वर्गमूल निकलता है 2, तो यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 प्लस है, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो यह भी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। जो वर्गमूल निकल गया है तो 9 होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, 4, और ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकल गया है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि 45 और 60 का मोसो है, तो इसका एचसीएफ निकालना है 45 और 60 का। ठीक है, तो एक बार में लगाते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 45। देखिए 60 में से 45 घटेगा तो कितना होगा, 15 होगा। यहाँ लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 3 बार में लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल 0। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 15। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 का प्रश्न है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 1 होता है। निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता अनिश्चित, अनिश्चित का कितना होता है, 0 होता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। निश्चित का 1 और अनिश्चित का 0 होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 का प्रश्न है कि बिंदु -12, -18 का भुज है। देखिए कोई भी अगर बिंदु है x, y, x, y, यह आप लोग अच्छे ढंग से समझिए। अगर देखिए कोई भी बिंदु है या निर्देशांक है x, y, तो x के मान जो होता है उसको भुज बोलते हैं। x के मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि। जो पहला मान होता है ना उसको x होता है तो उसको भुज बोलते हैं। दूसरा मान क्या होता है, y का मान होता है उसे कोटि बोलते हैं। तो हमको भुज बोला गया है, तो भुज पहला मान होता है x का मान, x का मान कितना है, -12। तो भुज कितना हो जाएगा, -12। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है √3 किसका मान है। तो √3 किसका मान है, या sin 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, या cos 45 डिग्री का, इसका चेक करना है। देखिए sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो आपको इस तरह का जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जो भी संख्या दिया रहेगी, यहाँ पे 64 दिया है, 64 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से लगेंगे कितना हो जाएगा, 32 बार में लगेगा। फिर 2 से लगेंगे कितना बार में लगेगा, 16 बार में। फिर 2 से लगेंगे कितना बार में लगेगा, 8 बार में। फिर 2 से लगाते हैं कितना बार में लगेगा, 4 बार में। फिर 2 से लगाते हैं कितना बार में लगेगा, 2 बार में। ठीक है, तो देखिए 64 बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 64 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 6। ठीक है, यही इसका गुणनखंड हुआ था। हमको घातांक पूछा गया है, तो 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 का प्रश्न है कि पाई है 1। तो पाई 1 क्या है, पाई 1 अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिएगा,
पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना आप लोग यूज करते हैं? 22/7 हम सभी यूज करते हैं। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पाई के बारे में पूछा गया, पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 का प्रश्न है, 17 का प्रश्न है कि एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद है। 10वां पद हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे पहली बात ए का मान निकाल लेते हैं। ए का बराबर क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया? 2। उसके बाद क्या निकालेंगे? डी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है यहाँ पे? 7 माइनस प्रथम पद कितना है? 2। तो 7 में से 2 घटाएंगे, कितना हो गया? 5। और एन 10वां पद पूछा गया, तो एन का मान कितना है? 10 है। ठीक है। एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है। तो ए का मान कितना है? 2 प्लस एन का मान कितना है? यहाँ पे 10। ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? 1 इंटू डी का मान कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक है। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 9, और गुना कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। 2 प्लस 9 पंचा 45, और 45 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 47। ठीक है। तो 10वां पद कितना हो गया? यहाँ पे 47 हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलिए, समांतर श्रेणी बोलिए। 0, -4, -8, -12 का सारब अंतर है। सारब अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, या डी जिसको बोलते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है? -4 है। और प्रथम पद कितना हो गया? 0। तो 0 घटाएंगे, अगर 0 में से -4 में से 0 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 4 होगा। माइनस से कितना हो जाएगा? 4 होगा। ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तब sin थीटा बराबर होगा। देखिए tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है। ठीक है। अब एक बात बताइए कि tan कितना डिग्री के मान √3 होता है? तो आप कहिएगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। ठीक है। तो √3 बराबर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना बचा है? थीटा बराबर बचा है 60 डिग्री। ठीक है। हमसे पूछा गया sin थीटा का मान, तो sin थीटा का जवाब क्या लिख देंगे हम? 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 60 डिग्री है यहाँ से। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2। ठीक है। तो √3/2। 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त का परिधि दिया गया है, तो वृत्त का परिधि दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का 2πr। वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। इसी का मान दिया हुआ है 132 के। ठीक है। तो 2π का मान कितना हो जाएगा? 22/7। ठीक है। और r त्रिज्या पूछा गया, मतलब r का मान पूछा गया, कितना हो जाएगा? 132। ठीक। अब काटिए, 11 से काटते हैं, तो 11 का 11, 11 दूनी 22। ठीक है। 11 से काटिएगा तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। देखिए 2 दूनी का 4, 4 से काटते हैं 12 को, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो r/7 बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है। न कुछ तो बट्टा में 1 है 3 का, अगर 1 से को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना r होगा, और 7 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है। आज की वीडियो में यही तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।